Good evening, everyone. Let's check before we start. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Good evening, ma'am. Good evening. आवाज आ रही है आपको मेरी? Okay. So, student, very welcome you all in this seminar series. And ma'am, first of all, on the behalf of Medimath Institute and my students, I welcome you in this seminar. Or student, we are really very lucky that Charusmita ma'am is here with you. That is a golden opportunity. और मैम स्टूडेंट्स को भी बहुत टाइम से वेट था आपका कि मैम से हम इंटरेक्ट कर पाए। स्टूडेंट वर लाइक कि आप पहले क्यों नहीं मैम से हमारा इंटरेक्शन करवाया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द इनवाइट। और मैं इतने सारे बच्चों को देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज इतने बच्चों से इंटरेक्शन होने जा रहा है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स मैं मैम का एक इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। एंड इट इज लाइक कि मैम ने एमएससी ज़ूलॉजी कानपुर यूनिवर्सिटी से किया और टीचिंग फील्ड में सिंस 1998 मैम है। और वन थिंग इज दैट व्हाट आई हैव हर्ड, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ हैबिट। एक्सीलेंस जो होता है वो एक एक्ट नहीं हो सकता, वो एक हैबिट होता है। और मैम के क्रेडेंशियल इस बात वो एक्सप्लेन करते हैं व्हाई शी इज एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। सो लेट मी टेल यू 2006 AIR 1 और जो हिस्ट्री को क्रिएट करता है वो तो ग्रेट है ही, लेकिन उससे भी ग्रेट हो जाता है अगर वो हिस्ट्री को रिपीट करता है। 2018 में मैम ने फिर से AIR 1 प्रोड्यूस की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रेडेंशियल होता है। क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, सो आई नो दैट कि किस तरीके से एक सिंगल डिजिट रैंक का आना अपने आप में ये जो होता है बड़ी अचीवमेंट होती है। और मैम आपने ये दो बार किया हुआ है। सो AIR 1 ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और थोड़ा सा एक छोटी सी चीज और मैं कहना चाहूंगा। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं मैम को सुनने के लिए और बोल रहे हैं ये सर बोले जा रहे हैं लगातार, तो बेटा 2 मिनट मैं आपसे लूंगा बस। और कि मैं आपको बताता हूँ कि मैम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि टीचिंग फील्ड में ना जो नेशनल लेवल पे लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं वो वेल नोन होते हैं, और मैम उनमें से एक है जो ज़ूलॉजी के लिए नेशनल लेवल पे जानी जाती है। जब मुझे Amazon एकेडमी पे मैं आया और मुझे ये बताया गया कि यू हैव अ चांस टू टीच पैरेलल टू चारुस्मिता मैम, आई वाज लाइक वाओ दिस इज ग्रेट फीलिंग। क्योंकि मैम स्टूडेंट ही नहीं टीचर भी आपसे पढ़ते हैं, दैट आई नो वेरी वेल। और बायोमोलिक्यूल आप कह सकते हो कि मैंने मैम से ही सीखा है, मैम से ही पढ़ा है। क्योंकि आकाश आई ट्यूटर पे मैम रही और बहुत सारे नेशनल लेवल पे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड रही। और एक छोटा सा और चीज मैं बताता हूँ। एक मैम आपको याद होगा कि हम लोग जब Amazon पे क्लास लेते थे तो एक AZ करके स्टूडेंट आते थे एंड ही टोल्ड मी ही इज रिटायर्ड टीचर ऑफ द बायोलॉजी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो रिटायर्ड हो, आपने अभी क्यों मतलब ये ज्वाइन करा? तो द रीजन ही गेव मी वो आज बता रहा हूँ मैं आपको। एंड द रीजन इज लाइक दैट कि मैंने सबसे पहले चारू मैम का लेक्चर सुना, और वो लेक्चर सुनने के बाद आई वाज लाइक कि यार ऐसी बायोलॉजी तो हमें पढ़ाई नहीं गई, ना मैंने पढ़ाई ना हमें पढ़ाई गई। सो वो सिर्फ एक रिटायर्ड टीचर क्लास करने आपकी आता था। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैंने फिर बाकी टीचर्स को देखा तो हमें लगा बाकी भी ठीक ही पढ़ाते हैं। राइट। सो इट वाज योर इन्फ्लुएंस कि रिटायर्ड टीचर जो है वो भी आपकी क्लास करना पसंद करते हैं। तो इट इज रियली अ ग्रेट फीलिंग हियर कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। और मैं थोड़ा सा डरा हुआ था आपसे रिक्वेस्ट करने से पहले कि आप मैम के पास टाइम होगा नहीं होगा। तो स्टूडेंट यू कैन आई जस्ट वांट टू टेल यू द ऑरा ऑफ द मैम। और डेफिनेटली मैं लेट नहीं करूंगा इस चीज को, मैं आपको
टू द पॉइंट चीजों पर लेकर चलता हूँ जो आपकी क्वेरीज है, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दिस इज व्हाट मैम इज, कि मैम यहाँ पर है, और आई विल ट्राई टू टेक प्रॉमिस फ्रॉम द मैम, ये फर्स्ट टाइम नहीं है और न ही लास्ट टाइम है। हम आगे भी टाइम टू टाइम मैम का गाइडेंस एक्सपेक्ट करेंगे, दो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे मैम, लेकिन डेफिनेटली मैं ये जानना चाहता हूँ। अब हम अगर सब लोग आ गए हैं तो वी कैन स्टार्ट, आई थिंक वी कैन प्रोसीड विद टुडेज सेशन। तो मैम, जूलॉजी है ना, सबसे पहला तो बीइंग अ टीचर मैं बोलूंगा कि हमें सबसे ज्यादा स्ट्रगल इस सब्जेक्ट से करना पड़ता है, क्योंकि PCBZ में जूलॉजी इज द फर्स्ट लव। और आपके जैसा टीचर अगर पढ़ाने लगता है तो स्टूडेंट दूसरे सब्जेक्ट को इग्नोर ही करने लगता है। तो कैसे अब स्टूडेंट डील करे, मैंने ये सेमिनार का टाइटल पहले लिखा था हाउ टू एक्सेल इन द जूलॉजी, बट बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जब इंटरैक्शन मैंने किया तो वो अभी ये चाह रहे हैं हाउ टू डील विद द जूलॉजी अभी 2 महीने में, क्योंकि बहुत सारी चीज आ गई है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बॉटनी है, जूलॉजी अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है। तो हम पहले क्वेश्चन से लेकर चलते हैं कि हाउ टू लीड फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ इन द जूलॉजी। अब 2 महीने हैं नीट के लिए हमारे पास, तो किस तरीके से हम उसको लेकर चले, दैट इज व्हाट द क्वेरी इज फर्स्ट। ठीक है सर। ये तो देखिए बहुत ये अब बच्चों के जो 4 सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ने हैं, और ये होता है कि थोड़ा सा हर एक का इंक्लिनेशन होता है कि जो सब्जेक्ट हमें ज्यादा पसंद है हम उसके साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं। लेकिन यहाँ पर यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एज अ स्टूडेंट, जब आप स्पेशली आप जो नीट एस्पायरेंट है, तो नीट एस्पायरेंट का जो डीएनए है ना वो बाकी लोगों के डीएनए से अलग है। ठीक है, तो ये मान के चलना है। यहाँ पे मैंने इसी चीज को शो करने के लिए ना एक स्लाइड भी बनाई थी, अगर सर मैं अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊं या तो आपने मुझे अगर शेयर करने को दिया है स्क्रीन टू, यस राइट, आ गई क्या? स्क्रीन आ गई है मेरी? यस, इट इज विजिबल मैम। इट इज विजिबल, ओके ओके ओके। तो मैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया था ताकि कुछ चीजें हम लोग इस पे से देख सके, तो जैसे मैंने बोला कि ये तो खैर आपने बता दिया मेरे बारे में तो मैं इसको नहीं जा रही। सो एनीवे, यहाँ पर जो एज आई सेड कि ये एक स्पेशल डीएनए है ना, जो नीट का बच्चा है उसका एक डीएनए अलग ही है बाकियों के डीएनए से। क्यों? क्योंकि उसके डीएनए में 4 स्ट्रैंड्स हैं, राइट? अब ये जो 4 स्ट्रैंड्स हैं, ईच ऑफ द स्ट्रैंड इज फॉर द सब्जेक्ट जो आपने एग्जाम देना है जिसका, ठीक है ना। तो आप अगर एक भी स्ट्रैंड हटा दोगे तो वो डीएनए बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक को प्रॉपर वेटेज दिया जाए, क्योंकि आप एक्सेल करते हो, कोई कोई बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट में तो वो एक्सेल कर रहे हैं, उसके पूरे 45 क्वेश्चंस वो सही कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहीं पे दूसरे में वो नहीं कर रहे हैं अगर क्वेश्चंस उतने, तो सिलेक्शन तो रुक जाएगा ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक पर एक हो सकता है कोई सब्जेक्ट वीक हो तो उसको इस लेवल तक ले आना है कि वो सिलेक्शन करा दे, उसमें हो सकता है एक्सेल ना कर पाए, लेकिन लेवल तक ले आना है, एक लेवल तक, लेकिन जो अच्छा है उसको और अच्छा करना है। तो यही चीज एक सिंपल मंत्र होता है सिलेक्शन के लिए कि आपका जो बेस्ट है। क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने खुद मुझे कहा एक बार कि मैम मैं आपके ना आई ट्यूटर के लेक्चर्स ही देखती रहती हूँ, मुझे जूलॉजी इतनी अच्छी लगती है, मैं वही देखती रहती हूँ सारा टाइम, जो आपने कहा एक बार। तो मैंने कहा बेटा देखो, मेरे को बहुत खुश होना चाहिए लेकिन मैं खुश नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि अगर तुम सारा टाइम जूलॉजी कर रहे हो और दूसरी चीजें नहीं कर रहे हो तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। मुझे सिलेक्शन चाहिए, एंड उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम फिजिक्स छोड़ दो, तुम केमिस्ट्री छोड़ दो। आई एम नॉट अ काइंड ऑफ टीचर जो ऐसा कहे। मैं कहूंगी नहीं, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आपका एक लव हो सकता है, लेकिन बाकी अब घर में जैसे पेरेंट्स होते हैं तो हो सकता है कि एक बार जैसे एक बच्चे से पूछा गया ना कि तुम अपने किसको ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो या पापा को ज्यादा प्यार करते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो भी मुझे ये क्वेश्चन ऐसा पूछता है ना उससे मैं बहुत हेट करता हूँ।
तो ये वाली चीज है कि आपके वो ये चारों सब्जेक्ट ही ना ऐसे होने चाहिए कि कोई भी ये नहीं कहो कि ये ज्यादा ये कम, तो हर एक पर बहुत इक्वल वेटेज देना है। दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? वेरी ट्रू मैम। सो और वो धीरे धीरे जनरेट करके हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लगता है कि हमें ये सब पसंद नहीं है। अब जैसे आप सर, आप बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, मेरे टाइम में मैंने, क्योंकि आपने वैसे ही बताया कि मैं इतनी एंशिएंट हूँ, तो मेरे टाइम में तो बायोमोलिक्यूल्स वगैरह तो का मेरे ख्याल से एक छोटा सा चैप्टर था, वो भी मुझे ध्यान नहीं कि मैंने पढ़ा इतना। लेकिन जब मुझे पढ़ाने को मिला कि जब मुझे तब तो ऑल इंडिया पीएमटी होता था, एम्स बीएचयू ये सब होते थे, और मुझे बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाना था, तो उस समय जो मैंने पढ़ाई करी और पढ़ा, और उसके बेसिस पे मैंने पढ़ाना शुरू करा, और आज की डेट, और बल्कि मैं खुद, मेरे कलीग्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनसे बैठ के कुछ कुछ चीजें सीखती थी कि सर ये ग्लूकोज का ये डी क्या है, एल क्या है, व्हाट ऑल दिस इज। और वो उन्होंने, बहुत एजेड टीचर थे, उन्होंने भी बड़े प्यार से मुझे बताई। तो जहां भी पढ़ पाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां भी पढ़ पाओ वहां से सीखना चाहिए। और उसके बाद मैंने बुक से पढ़ा, तब मैंने बायोमोलिक्यूल्स, मेरा ये लेवल पे पहुंचा है कि हाँ, आज की डेट में सब लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कराती है मैं। तो नो जबकि डाउट। तो ये चीज है, तो हम अगर चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारा फिजिक्स वीक है तो क्या हम उसमें प्रैक्टिस करके उसको एक लेवल, अच्छे लेवल पे नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते। तो दिस सेम थिंग गोस विद ऑल दी सब्जेक्ट्स, दैट्स द थिंग। अब आते हैं भाई हमारे जोलॉजी पर, कि हमें अब 2 महीने जोलॉजी की बात में, जोलॉजी में क्या करना है। तो किसी भी चीज के लिए तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टडी प्लान हमारा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उठे, किताब उठाई, खोला, कोई भी पन्ना खुल गया, उसको पढ़ने लग गए, तो दैट डजंट डू। सो इट हैज टू बी अ प्रॉपर प्लान, जिसमें आपके पास सारी टॉपिक्स क्या क्या है उसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। तो आपका एनसीईआरटी में लिस्ट है, वही है आपका। एनटीए का सबके पास आई थिंक सिलेबस होगा, सबने वो गो थ्रू कर रखा है। तो यू हैव द टॉपिक्स। अब उस टॉपिक्स में डिटरमाइन करो कि उस टॉपिक्स में भी कुछ के होंगे, कुछ टॉपिक्स हर एक के बड़े स्ट्रांग होते हैं, वेरी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोगों के होंगे कोई कोई टॉपिक्स थोड़े वीकर है। जैसे हो सकता है कि नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ऐसा चैप्टर है जिसकी वजह से हर कोई नर्वस हो जाता है ना। तो मे बी वही आई है, ईयर का स्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आ चुके हैं। तो उसके टॉपिक्स को हमने डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से टॉपिक हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उनको एक अलग लिस्ट आउट बनाना है कि उन पे हमें कैसे उनको मास्टर करना है। टीचर की हेल्प लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, सो ऑन। देन अब टॉपिक हो सकता है कोई डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी वेटेज उतनी नहीं एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करते हैं, यस एवरीबडी इज फॉलोइंग आई फील, तो अगर आपको कहीं पे बीच में भी डाउट आता है, यू कैन ऑलवेज यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन आस्क, है ना, अगर ऐसा कुछ है तो। सो एनीवे, अब यहाँ पे जो वेटेज वाइज देखते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन उठा के देखो, आपके 7 चैप्टर्स हैं फिजियोलॉजी के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के 7 चैप्टर्स हैं। उन 7 चैप्टर से हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। सो दैट मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेटेज हाई है। एंड फिजियोलॉजी, आई थिंक प्लांट फिजियोलॉजी तो मुझे अब बहुत भूल गई है, लेकिन आई थिंक फिजियोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी द टफेस्ट सब्जेक्ट्स अमंग ऑल दी सब्जेक्ट दैट आर नोन टू अस, क्योंकि उसमें बहुत इंट्रिकेसीज हैं, है ना। एक भी हार्मोन का लेवल बढ़ा घटा, क्या हो रहा है बॉडी में, तो वो सारी चीजें बड़ी समझने वाली होती हैं, और उसी के हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट कि कुछ भी क्रैम कर लिया और आंसर कर लिया, वो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमें वेटेज को भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने हार्मोन्स की बात करी, हार्मोन्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा वेटेज है उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप उसका 11th का अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर मास्टर करते हैं, तो वो साथ के साथ आपको 12th का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हेल्प देता है, क्योंकि वहां पे भी हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन हो गए, प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, घट रहा है, वो सब पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो दैट इज अनदर आपका स्टडी प्लान का पार्ट होना चाहिए। एंड देन वंस अगेन प्रायोरिटी तो वही है कि आपने इस एग्जाम अब 2 मंथ्स जो रह गए, तो आपकी कोई और प्रायोरिटी है ही नहीं, है ना, कि सिर्फ एग्जाम की ही तैयारी करनी है। कोई मैच आ रहा है, वो प्रायोरिटी नहीं है। घर में शादी है, वो प्रायोरिटी नहीं है ना। तो कोई भी इवेंट है अदर देन दी एग्जाम, तो आपका बस एक ही इवेंट है जो 7th मई को है। रेस्ट ऑल दी इवेंट्स आर
नॉट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट एट द मोमेंट, ठीक है ना। तो आई थिंक तो उसमें और ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको जिद करेंगे कि अभी चल रही है इसमें तो जाना जरूरी है, कोई नहीं कहेगा। अगर आप कह दोगे कि नहीं मेरी प्रायोरिटी मेरा एग्जाम है, यू वांट टू सी माय रिजल्ट, अपने पेरेंट्स को भी ऐसे ही कहिए, है ना, आप मेरा रिजल्ट देखना चाहते हैं, पेरेंट्स बिल्कुल मानेंगे ये बात, राइट। एंड लास्ट बट नॉट दी स्मॉल बाइट्स, है ना, बड़ी बाइट तो नहीं खा सकते। तो आप सोचो कि अरे इतना बड़ा सिलेबस कैसे करेंगे, रिवाइज करना है उसको छोटे छोटे पोर्शंस में। तो एवरी डे हमारा इतना इतना पोर्शन हो सकता है जो मैनेजेबल है आपके लिए, उससे थोड़ा सा और मे बी 15 मिनट्स मोर, 20 मिनट्स मोर वो बना सकते हैं, है ना। जैसे होता है घर में जब खाना भी खा रहे होते हैं तो कहा ही जाता है ना आपको, अरे आधी रोटी तो और खा लोगे, तो वो चीज क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इन स्मॉल बाइट्स, एक साथ बड़ा सा बाइट लेके आप सोचो कि आज जैसे मैंने कहा ह्यूमन फिजियोलॉजी 7 चैप्टर है, आप सोचो मैं एक ही दिन में 7 चैप्टर के रिविजन कर लूंगा, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वो इंटेग्रिटी उसी चीज की है कि आप इतना पोर्शन लो कि जो आप रिवाइज करो और आपको फिर आप उसके बाद लौटना ना पड़े उस पर, उतना इतने अच्छे से हो जाना चाहिए उस दिन जिस दिन आपने उसको अपने स्टडी प्लान का पार्ट बनाया। यस सर, आप कुछ कहेंगे इसमें? नहीं मैम बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे प्रायोरिटी लिस्ट बना ली और उसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट एक ऐसे टेंडेंसी या पाथ पे चला जाता है मैम, उसे ये नहीं लगता कि मैं ये छोटा सा कवर कर लूँ, वो सिर्फ उस पे फोकस करने लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस अब मैं कैसे कवर करूंगा, वो उसी में फंस जाता है। और मतलब मैं भी कई बार समझा चुका हूँ ये बात कि भाई आप फोकस करो आज के टास्क पे कि ये तो कंप्लीट कर लूं मैं, हाँ तो हाँ होगा या नहीं होगा ये एक बात की बात है, पर आज जो मैंने टास्क लिया है वो तो कंप्लीट करूँ, तो डेफिनेटली एक स्मॉल बाइट में चीज को मैंने ये कंप्लीट कर ली है, सेंस ऑफ कंप्लीशन जनरेट होना जरूरी है किसी भी टॉपिक के लिए। सो आई टोटली एग्री विथ यू। हाँ, उससे बहुत कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा क्योंकि एक आपका ना जैसे टिक होता गया, अच्छा ये हो गया ये हो गया। तो जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको छोटे छोटे उसमें हमने ब्रेक कर लिया कि ये क्या क्या है इसमें, और उसको टिक करते गए, ये हम करते जा रहे हैं। सो दैट विल रियली गिव यू अ सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ आया है या नहीं याद है ढंग से, तो उसको आपने उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम फिर कहीं अलॉट करना पड़ेगा, तो वही आपका प्लान का पार्ट होगा। देन नेक्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स, अगर हम, क्योंकि अभी हमें सारी चीजें किसमें करनी है, 2 महीने की बात कर रहे हैं, तो 2 महीने जब 2 मंथ्स, राइट, सो 2 मंथ्स यानी कि आपके पास मार्च है अप्रैल है, मार्च के तो वो 6 दिन रह रहे, 7वें दिन तो एग्जाम ही है, राइट। तो उसमें तो बस आप सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से कुछ मैम कुछ मॉक टेस्ट वगैरह करना। मैम एक छोटा सा इसी में चीज और स्टूडेंट्स की तरफ से आई है, तो हम्म अब क्योंकि जैसे 2 महीने हैं और सब कुछ कवर करना है, हम्म तो देर आर सर्टन टीचर्स, देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो अपने नोट्स बना लिए हैं, एंड इट हम्म इज लाइक कि एक तो बुक है एनसीईआरटी जो फॉलो करनी हम्म है, जो सब बता, हम्म दूसरा है हम्म एक नोट्स उन्होंने बना रखे हैं, बट हम्म अब वो कंफ्यूज है नोट्स में, उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा डिटेल है, हम्म और एनसीईआरटी में ऐसा लगता है कि कुछ कुछ जगह पर लैक्यूना है, वो फिलिंग नहीं है। हम्म तो किस चीज को वो प्रोसीड करे, क्या बहुत ज्यादा नोट्स पे फोकस करे या बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स पे वो जाए? क्योंकि एक थोड़ा सा मैं ड्रॉबैक बताता हूँ मैम, जूलॉजी के टीचर जो है ना हम्म फील्ड में, वो इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं कि वो टॉटोरा और गाइटन पढ़ा देना चाहते हैं स्टूडेंट को अभी की अभी, और हम्म कॉपी या नोट्स बहुत ज्यादा बल्कियर हो गए, और स्टूडेंट घबरा जाता है कि इतना सब कैसे करूं और क्या मुझे ये करना भी चाहिए। तो किस हाँ, लिमिट तक वो एनसीईआरटी से आगे जाए और कहाँ रुक जाए, ये थोड़ा सा और आप बता देंगे तो इन सब हम्म बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब व्हाट आई वुड से इज इन लास्ट 2 मंथ्स पे तो बेसिकली एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि नोट्स मुझे पता है कि बहुत फर्स्ट ईयर मेडिकल आपका उतना लेवल का करा दिया गया है जिसकी कतई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये चीज कहाँ से क्लियर होती है, अगर आप लास्ट 5 इयर्स का, मैं और ज्यादा पूछे भी नहीं जा रही, जस्ट 5 ईयर, लास्ट 5 इयर्स का पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 99.9% पेपर आपका वो एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो यहाँ पे तभी हम लोग कई बार, मैं एक कहीं पे पढ़ा था मैंने 80-20 रूल,
कि कई बार क्या होता है कि जो 20% आप मेहनत करते हो और उससे आपको 80% का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो आपके फोकस्ड एरियाज हैं और आप देख रहे हो कि मेजर पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, तो व्हाई शुड यू वेस्ट टाइम विद दैट। हाँ, अब वही चीज अगेन, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करते हो, कोई कोई एक आध क्वेश्चन जो आपको मिला, हो सकता है एवरी ईयर के पेपर में दो, जोलॉजी की अगर मैं सिर्फ बात करूं 45 क्वेश्चन में से लेटर से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे हैं जो बियॉन्ड दी एनसीईआरटी है, 3 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं। वो 3 क्वेश्चन का जो मैटर है वो आप सर्टेनली नोट कर सकते हो फ्रॉम योर नोट्स, और उसको वहीं पे एक छोटा फ्लैश कार्ड या कुछ स्लिप पे लिखकर अपनी एनसीईआरटी के साथ लगा दिए, क्योंकि पूरा नोट्स अगर आप उठाओगे तो सर्टेनली आप ओवरवेल्म हो जाओगे, पहले ही डर जाओगे, अरे ये कैसे पूरा होगा। आई थिंक दैट मेक सेंस। ये श्योरली मैम, बहुत हद तक चीजें क्लियर हुई। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको भी ये क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करें। एक और छोटा सा क्वेश्चन मैम इसके लिए ये आ रहा है, हाउ टू अप्रोच, should we focus more on theory or now should we focus more on solving the questions? अब जो थ्योरी वाला पार्ट है, मेजर पार्ट आई फील एवरी स्टूडेंट बाय दिस टाइम काफी हद तक कर चुका होगा, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी का रीडिंग आई थिंक 2 मंथ्स हैं, तो एनसीईआरटी अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात करूं तो उसका एक बार थ्योरी का एक बार फुल रीडिंग एक बार और हो जानी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक एक सेंटेंसेस जो टिपिकल लिखे हैं कहाँ पे, तो वो ऐसा जब आते हैं तो आपके माइंड में रहेंगे। एंड बाकी आप मेजर टाइम अपना पेपर में लगाओ, पेपर सॉल्व करने में लगाओ, लेकिन उसके साथ भी यही है कि पेपर सॉल्व करा, बायो के पेपर्स के साथ स्पेशली बच्चों का ये होता है क्वेश्चन गलत हो गया, उन्होंने आंसर उसका देख लिया और कहा कि ठीक है हमने ये आंसर है रट लिया, लेकिन वो आंसर क्यों है, आंसर आपका क्यों गलत हुआ, इसलिए वो पार्ट जरूर थ्योरी पे जाना चाहिए। तो बेशक आपका जो मेजर टाइम है आप आपका क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहना चाहिए, लेकिन जहां पे भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसकी प्रॉपर एनालिसिस के लिए वो वाला टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। उस टेक्स्ट को चाहे आप नोट से पढ़ रहे हो चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, लेकिन वो जरूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको लगेगा इसका मैंने ये आंसर देख लिया हो गया, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई, कुछ हो फिर गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लास्ट मंथ्स में तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये आपके फोकस में रहने चाहिए बिल्कुल। थैंक यू मैम, वी कैन प्रोसीड विद स्लाइड। हाँ, तो वही हम कह रहे थे कि भाई 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स मतलब हमारे 61 डेज है। 61 डेज को मैं अगर आवर में कन्वर्ट करूं तो 1464 आवर्स हैं। तो दिस इज योर टाइम, कल से स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक यू हैव 1464 आवर्स, राइट। सो अब आप इसमें से देख लो कि इसको डिवाइड करो, क्योंकि द थिंग इज कि हमने इसमें से कितने टाइम, क्योंकि 3 चीजें हैं, थ्योरी है सर्टेनली, वो अब आपका कम ड्यूरेशन का हो गया, प्रैक्टिस करना है, पेपर्स की प्रैक्टिस करना है, और तीसरी चीज उसकी एनालिसिस करना। जैसे आजकल के बच्चे तो सब लोग बहुत कंप्यूटर गेम्स और ये सब खेलते हैं ना, तो आपने लेवल 1 पार नहीं किया तो आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, या जब आप लेवल 2 पे थे और आप नहीं कर पाए उसे तो यू गेट बैक टू लेवल 1। सो ट्राई टू रिमेम्बर दैट वे ओनली कि जहां क्वेश्चन गलत हुआ रिटर्न टू द थ्योरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और उसको चाहे आप पेपर जैसे ऐसे कर रहे हैं उसमें ही साइड में लिख लो कि भाई हमने ये यहाँ पे ये चीज इसके साथ रिलेटेड है, सो दैट वो सिमिलर क्वेश्चन या उससे थोड़ा सा डिफर होके क्वेश्चन आएगा, गलती नहीं होगी, तो वो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अब आप सोच सकते हो कि आप इसमें से 1464 आवर्स में डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हो पर सब्जेक्ट वाइज, या आपको लगता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गर हैं तो उसमें कुछ आवर्स उनको कम कर दिए, दूसरे को बढ़ा दिए, तो दिस इज इन योर प्रेरोगेटिव कि आप कैसे इन चीजों को करते हो, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि बायो का सब्जेक्ट स्पेशली इतना सारा है, बच्चों कहते हैं कैसे याद रहेगा कैसे याद रहेगा, तो याद भी रखना है और एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पढ़ते ही रिकॉल भी हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसीलिए जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े आपके नोट्स हो गए जिनको देखकर वॉल्यूमिनस है, जिनको देखकर आप डर जाते हो, तो उनको छोटा कर दो, उनको छोटे फ्लैश कार्ड्स बना दो, जैसे सिंपल एक स्लिप ऑफ पेपर पे मेन पॉइंट्स, कोई पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, कोई इसमें आपकी ग्रामर नहीं करनी चेक हो रही है, कोई पूरे पूरे राइट। जैसे कि आपने कहा कि भाई एक बच्चों के क्वेश्चन में बता रही हूँ, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके एंजाइम्स पे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपने एंजाइम्स स्टमक उसमें कौन कौन से एंजाइम है बस लिस्टिंग कर दी है ना। और अगर आपको नहीं याद है वो क्या डाइजेस्ट करता है तो वो भी साथ में उस फूड प्रोडक्ट को लिख सकते हो, नहीं तो जस्ट दैट विल डू। पैनक्रियास उसके कौन से एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से एंजाइम्स है, राइट, बाइल जूस में क्या क्या होता है, तो वो छोटा छोटा आपका, और उसको क्विक रिवीजन के लिए वो बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसको ऐसा भी नहीं है कि ये फ्लैश कार्ड्स आपने बनाने हैं, पहले सुंदर सुंदर बना रहे हो फिर पढ़ रहे हो, उसका तो टाइम नहीं है, नॉट एट ऑल। रादर आपने पढ़ के आपने रखा और आप उसको रिकॉल करके ही लिख सकते हो एंड देन चेक, तो वो आपका डबल बेनिफिट हो जाएगा कि आपका एक छोटा सा ये राइटअप भी तैयार हो गया और साथ साथ यू आर आपकी रिकॉल वैल्यू भी चेक हो गई कि आप कितना रिकॉल कर पाते हो। तो कई बार होता है ना बच्चे याद तो था लेकिन एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आया, क्योंकि एग्जामिनेशन सिचुएशन जो होती है वो वैसे ही बहुत नर्वस होते हैं बच्चे, और उसमें बहुत सारी चीजें इसलिए भी भूलते हैं क्योंकि वो नर्वस है, वैसे उन्हें आता होता है, वो ऐसा नहीं मैं कह रही कि नहीं आता है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस अगर आप अभी कर लोगे थोड़ी कि रिकॉल आप अपना चेक कर रहे हो, तो आई थिंक एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्पेशली जो आपका टाइम ड्यूरेशन है, बायो का पेपर जैसे लास्ट ईयर वाले पेपर में आई थिंक सर आपको भी बच्चों ने बोला होगा कि जोलॉजी में क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे थे, तो बच्चों को उस क्वेश्चंस को पढ़ने में और आंसर करने में ही टाइम ज्यादा लग गया। जबकि बायो में बच्चा सोचता है कि हम पहले कर रहे हैं तो उसमें से हम टाइम बचा के फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम लगाएंगे। तो ये चीज जो है क्विक रीडिंग और आपके पास तो वही पेन एंड पेपर होता है, वहीं पे साथ में देखते गए कि ये कहाँ क्या चीज है, स्पेसिफिक पूछ रहा है उसको अंडरलाइन करते गए, सो दैट आपको टाइम कम लगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 180 क्वेश्चंस आपने करने हैं, लिमिटेड टाइम है, सॉरी 180 क्वेश्चंस, यस राइट। सो एनीवे दिस इज वन। बाकी न्यूमोनिक्स मेरा खुद का फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बच्चे चीजें न्यूमोनिक्स से याद रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक को याद करने का एक न्यूमोनिक होना चाहिए। तो मैं माई सेल्फ इट्स नॉट अ फेवरेट ऑफ मी, लेकिन हाँ जिसको देखो हर एक का अपना टेक्निक है, तो इसलिए आई वोंट से कि मैं फोर्स करूं कोई टेक्निक, जिस बच्चे को जो बेटर लगता है, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से आपने एग्जाम मतलब हाँ चीटिंग नहीं करनी है अदरवाइज, तो आपने कैसे चीजों को याद रखा, आपको किस तरह से याद रही, इट हार्डली मैटर्स। आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, उस क्वेश्चन में +4 आने चाहिए। सो वो दैट इज योर वे, इफ यू फील कंफर्टेबल विद न्यूमोनिक्स गो अहेड विद इट, नो प्रॉब्लम देयर, राइट। बट वॉट एवर इट इज वो ये ना हो कि वहां पे वो याद ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो रिकॉल बहुत क्विक होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। और ये चीज देखो रिकॉल मैंने खुद में देखा है, ये चीज कि रिकॉल तभी जल्दी होता है जब हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस की होती है। जितनी बार हमने चीजों को रिपीट किया है रिकॉल उतनी जल्दी होगा, एक ही बार पढ़ा हुआ है तो वो रिकॉल नहीं होगा। एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चों का ये भी है कि क्या अभी हम इस सिचुएशन में हैं कि एक बार पढ़ लें या 2 बार पढ़ लें और चीजें परमानेंट हो जाएं। तो आई ये थिंक तो ये तो अनटिल अनलेस प्रैक्टिकली किसी पॉसिबल नहीं की, है। हाँ किसी की फोटोग्राफिक मेमोरी हो तो उसी के साथ है, बट अदरवाइज तो नहीं। क्योंकि ये जो पूरा एग्जाम है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप ने पहले नहीं पढ़ा है और आप कोई सोचे कि लास्ट में हम पढ़ के सारा कर लेंगे, तो वो थोड़ा मतलब मुश्किल ही है, आई वोंट से कि वो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने इतने सालों में देखा है जो बच्चे कंसिस्टेंट रहे हैं और पढ़ते रहे हैं, पेपर करते रहे हैं, तो वो एड ऑन होता है उनकी प्रिपरेशन का, दैट इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट 2 मंथ्स तो ये है आइसिंग ऑन द केक वाली बात है ना, कि आपका केक तैयार है, वो आप आइसिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। एग्जैक्टली ठीक है। एंड देन एज आई सेड प्रैक्टिस को तो हम, बिकॉज प्रैक्टिस इज समथिंग जिसका कोई तोड़ ही नहीं,
किसी भी चीज में आप देखो, हम कहते हैं यहाँ तो पढ़ाई की बात है, आप किसी भी सिंगर से पूछिए, इवन लता मंगेशकर तो नहीं रही हैं अब, लेकिन वो तक रोज इतनी मतलब स्वर कोकिला होके तब वो सुबह उठ के रोज रियाज करती थी। तो हम लोग क्या है फिर? तो अगर हम प्रैक्टिस ना करें, इवन एज टीचर्स हम पढ़ते हैं, आपको एज अ स्टूडेंट भी आपको प्रैक्टिस रोज करनी है। क्या करनी है? लेकिन अब इन 2 मंथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 20 साल पहले वाले पेपर पे मत जाना कृपा करके, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम का जो क्वेश्चंस आते थे और आज के क्वेश्चन में बहुत फर्क है। अभी प्रेजेंट टाइम्स में आई वुड से 8 years एट द मैक्स, 10 years, उससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना सर? क्योंकि एग्जैक्टली मैं भी यही बोलता हूँ कि 2008 के पहले तो देखो ही मत, उसके बाद की जो देखना हो देख लो। बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत चेंज हुआ, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस में चेंज हुआ है, एनसीईआरटी ही चेंज हो गई, तो टॉपिक्स में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, मींस टॉपिक्स के अंदर जो मैटर दिया है उसमें बहुत चेंज आ गया। तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम इन फॉसिलाइज्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो उन पे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका खुद का आपको लगेगा अरे ये तो हमें आता नहीं है, और अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक करोगे, परेशान होगे, एंजाइटी बढ़ेगी, नो पॉइंट इन दैट। ठीक है, सो वो कहते हैं ना, अर्जुन की निगाह कहाँ, बस चिड़िया की आंख पर। तो वो बिल्कुल टिपिकल हमें ये वाले क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पे आपके मॉक टेस्ट का सर्टेनली एक शेड्यूल बनाया गया होगा, तो आप लोग मॉक टेस्ट लीजिए अपने। और once again, not to be forgotten, analysis of the mistakes is very important so that we do not commit the same mistake again. तो ये थोड़ा दोबारा मैं रिपीट करा, बट एनीवे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बायो में स्पेशली बच्चे कहते हैं कोई नहीं मैम, हम कई बार मैंने बोला कि भाई डाउट लेके नहीं आए, नहीं मैम जो क्वेश्चन गलत हुए थे हमने उनके सही आंसर देख लिया, हमने याद कर लिया। दैट डजंट डू, क्योंकि मैम आप, हाँ ये एक क्वेश्चन आया है कि जैसे हमने आज एक चैप्टर रीड कर लिया, तो हाँ, क्या जरूरी है कि क्वेश्चन सेम डे ही प्रैक्टिस करें या एक गैप दे करके प्रैक्टिस करें कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर करके देखें? ये थोड़ा क्योंकि अब ये वंस अगेन ये रिकॉल वाली बात पर आती है बात, लेकिन जब आप लास्ट, अब ये वाला मोमेंट है ना, जब क्योंकि ओवर द ईयर आप कर रहे होते हो, तो चलो आप बीच में गैप दे सकते हो। यहाँ पर इस मोमेंट पे तो ये है कि आप इमीडिएट अप्लाई करो, तो दैट वुड बी बेटर आई थिंक। एंड क्योंकि फिर लास्ट में जब आप फुल टेस्ट लेने शुरू कर दोगे, फुल सिलेबस टेस्ट लेने शुरू कर दोगे, तो वो तो जो पढ़ा है वो एप्लीकेशन वाली चीज आ ही जाएगी। तो एक चैप्टर रीड किया, आई थिंक उसके क्वेश्चंस करिए, जहां पे गलत हो रहे हैं वापस उस टेक्स्ट पे जाइए, वो अपने आप में पूरा हो जाएगा फिर। सो दैट वुड बी बेटर, यस। एग्री मैम। एक और छोटा सा क्वेश्चन है मैम कि हाउ टू अप्रोच अ चैप्टर व्हाइल रिवाइजिंग अ ज़ूलॉजी। मतलब हम क्या देखें उसमें, मतलब क्या सब कुछ पूरा एक होता है कि मुझे रिवीजन करना है तो A to Z पूरी थियरी, पूरे सेंटेंस पूरे पूरे पढ़ने की जरूरत है, या जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, की पॉइंट्स हैं या हाईलाइटेड पॉइंट हैं, उनको मैं फोकस करूं, या जो मेरी मिस्टेक्स हुई है उनको मैं फोकस करूं? अब जो लास्ट मोमेंट है, आई थिंक उसमें तो अब आप शुरू से इंट्रोडक्शन से पढ़ रहे हैं, लास्ट समरी तक पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उतना जरूरी होगा आपके लिए। हाइलाइटेड पॉइंट्स पर जा सकते हैं सर्टेनली, या उसको चैप्टर को अगर आपने शॉर्ट किया है, अगर आप देखो अभी लास्ट टू लास्ट ईयर जो एक देयर वाज अ गर्ल जो टॉप करी, 2 बच्चे टॉप किए थे एक्चुअली, जिनके 720 और 720 थे, तो उसने क्या किया था, हर चैप्टर को अपना शॉर्ट करके पूरा लिख लिया था, सिर्फ 1, 1.5, 2 पेज के अंदर। ठीक है ना? तो लास्ट मोमेंट में, ताकि वो सिर्फ उसी को रिवाइज कर सके, क्योंकि आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का तो मुझे नहीं लगता कि टाइम बचेगा, क्योंकि सिर्फ बायो का मैं कहूँ तो हो भी गया, लेकिन आपके पास तो 4 सब्जेक्ट्स आपने करने हैं, है ना? एग्जैक्टली। तो डीएनए के 4 स्ट्रैंड्स हैं आपके, राइट? सो यहाँ पे आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल, राइट? सो आप अपने हाईलाइटेड पोर्शन पे रहो, और मेन टेक्स्ट जो आपका उसी मिस्टेक से रिलेटेड जो पैराग्राफ है उसको पढ़ लिया, ये कर लिया, ये चीज रहेगी। ठीक है ना?
एक और मैम, क्योंकि एनालिसिस ऑफ मिस्टेक की बात आई है, एक क्वेश्चन और स्मृति ने पूछा है यहाँ पर कि हम नेगेटिव कैसे कंट्रोल करें। जो मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ तुम बायो में सिर्फ क्वेश्चन क्योंकि तुमको समझ आ गया है, तुम एनी हाउ आंसर निकालने पर चले जाते हो कि इसका आंसर तो मैं पिक कर ही लूंगा इन चार में से, भले ही मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। इसीलिए शायद मिस्टेक्स या नेगेटिव बायो में ज्यादा होते हैं। इस मामले में फिजिक्स फिर भी बच जाता है क्योंकि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता पूछा क्या है। लेकिन बायो में जब ये सेंस हो जाता है कि पूछ क्या रहे हैं, तो मैं जबरदस्ती आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ जबकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो ऐसी चीजें क्या अप्रोच करना चाहिए, या जैसे वो टेस्ट ले रहे हैं तो नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को वो छोड़े या नई अप्रोच अभी करनी है, मतलब किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि हमारे पेपर अगर हम ले कि 45 क्वेश्चंस हैं, तो 45 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपकी 3 से लेकर 5, अगर आपने अच्छा कॉलेज चूज करना है तो 3 से लेकर 5, इससे ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और जिस तरह का पेपर आता है, आई थिंक बच्चों के बायो बहुत अच्छा कर लेते हैं बच्चे, तो वो तो अभी इनिशियल प्रैक्टिस के। और उसमें भी गलती ये है कि जहां पे आप, कई बार होता है दो चीजें होती है, जैसे सर आपने कहा कि वो आंसर सोचते हैं कि हम इनमें से रीड करके कोई ना कोई आंसर तो हम बना ही लेंगे, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये होता है कि कई बार आंसर सामने होता है और इतना ऑब्वियस आंसर होता है, तो बच्चा ये सोचता है इतना ऑब्वियस तो नहीं हो सकता, कुछ इतना आसान क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर ओवर थिंकिंग करते हैं, एग्जामिनर ऐसे कैसे दे सकता है, तो वो दूसरा आंसर कर देते हैं। तो अब ऐसे में यही है कि जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो तो पहले ऑप्शन देखने से पहले सोचो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि अगर वो आपने टेक्स्ट में आपके पास दिमाग में है एंड यू आर एबल टू रिकॉल कि ऐसा आंसर होना चाहिए और आपके चॉइसेस में भी वही आंसर मिल जाता है, तो नथिंग लाइक इट, तब तो आप सही कर ही रहे हो। लेकिन अगर ऐसा आपको नहीं मिल रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, और तो ऐसे में इट इज बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, है ना, क्योंकि -1। एब्सोल्युटली मैम, मतलब हाँ अभी एक वृंदा ने क्वेश्चन इसी तरह से बोला कि 5 स्टेटमेंट है, 4 एनसीईआरटी से आ गए, हमें याद है एक 5वां स्टेटमेंट आउट ऑफ ब्लू कहीं से उठाकर डाल दिया। मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ शुड आई अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन और नॉट। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि फिर जस्ट लीव दैट। आप क्यों रिस्क ले रहे हो जब आप क्लियर ही नहीं हो उसके लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें तो सीधी सी बात है, क्योंकि द जीरो जो है, जीरो इज स्टिल ग्रेटर देन -1, ठीक है ना, तो इट इज बेटर टू गेट अ जीरो। एंड और दूसरी बात, सबसे अनदर दूसरा होता है कि आप जैसे भाई जो थोड़ा अनप्रैक्टिस्ड है और उसके तो बहुत ही सारे क्वेश्चन इस तरह से छूट रहे हैं, तब वो क्या करे, तो उस बंदे के लिए है कि भाई फिर तो कुछ भी करो, क्योंकि भाई आखिरी ओवर बचा है और 6 रन बनाने हैं, तो हर बॉल हिट कर रहे हैं, तो कोई कैच हो जाएगी, कोई कुछ हो जाएगी, लेकिन शायद बन जाए, 6 रन भी बन जाए, तो वो वाली चीज है। तो उसके लिए तो वो है कि कैसी भी बॉल आ रही है उसने तो मारना है। लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस बहुत धीरे करते आ रहा है और उसके कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे बच रहे हैं जिसमें कि उसको लग रहा है डाउटफुल है वो, तो उसमें से फिर वो एनालाइज करके कुछ क्वेश्चन को छोड़ दे। तो छोड़ना इज स्टिल बेटर देन जस्ट ब्लाइंड खेलना, मतलब राइट। मैं थोड़ा सा कंक्लूड यहाँ पर इस तरीके से कर पा रहा हूँ कि मैं पहले एक बार गो थ्रू तो कर लूँ, पूरा पेपर मेरा हो गया, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मैं 4 क्वेश्चन की रिस्क लेने की पोजीशन में हूँ या नहीं हूँ, वो पेपर करने के बाद एक आइडिया मुझे शायद लग जाएगा। तो मेरे लिए तब ये तय करना आसान होगा कि उन क्वेश्चन को मैं रिस्क लूँ या न लूँ। क्योंकि हो सकता है मैं सिलेक्शन की बाउंड्री पे हूँ और मेरे चारों क्वेश्चन गलत हो जाए, तो मैं सिलेक्शन से ही बाहर हो जाऊंगा। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि आप 650 प्लस एनी हाउ स्कोर कर ही रहे हो, उतना एक सेंस हो जाता है पेपर देते देते। तो मुझे लगता है कि वो ऑन द स्पॉट भी थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप उसे कैसे करें। और एक क्वेश्चन मैम और आया है यहाँ पर कि क्या कोई आइडियल ड्यूरेशन है कि इतने टाइम में चैप्टर कंप्लीट कर लेना है मुझे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये तो हर
का पर्सनल चेंज होगा और डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, है ना। अब लेकिन फिर भी अब एज फार एज वी हैव सीन द टाइम, अभी हम प्रेजेंट टाइम देख रहे हैं, हमारे पास टाइम 2 मंथ्स का ही बचा है, तो सर्टेनली हम ओपन एंडेड तो कोई भी चैप्टर नहीं रख सकते, इट हैज टू बी विद इन टाइम लिमिट। अब वहीं पे जैसे अब अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम वंस अगेन, तो नर्वस सिस्टम काफी लंबा चैप्टर है, तो उस चैप्टर को भी अब जैसे हमने कहा स्मॉल बाइट्स, उसको छोटे हिस्सों में बांट लो। एक हो गया नर्व इम्पल्स वाला पार्ट, एक हो गया आपका सिनेप्टिक जंक्शन सिनेप्स वाला पार्ट हो गया, देन कम ऑन टू द रिसेप्टर्स आई ईयर, ये करके अगर हम उसको इस तरह से 4-5 हिस्सों में चैप्टर को डिवाइड कर लेते हैं, तो आई थिंक फिर भी आप अब यहाँ पे मैं ये लेके चल रही हूँ कि आपका एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स पर डे आप जोलॉजी को देते हो। ऐसा तो है नहीं कि पूरा दिन आप जोलॉजी पढ़ोगे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल भी लगा रहे होगे, वो भी कर रहे होगे, तो वॉट एवर ड्यूरेशन यू हैव मार्क्ड फॉर जोलॉजी इन अ डे, मे बी 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स, तो उसके हिसाब से भी आपका 2 डेज से ज्यादा तो किसी हालत में नहीं लगाना, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी आपने करने, राइट। तो और एनिमल किंगडम है, बड़ा है, एनिमल किंगडम में भी ऐसे आप 4-4 5-5 फाइलम की ग्रुपिंग कर सकते हैं और उनको इस तरह से कर ले कि आपको उनके एग्जांपल्स याद हैं। अब एनिमल किंगडम तो आई विल फोर्स यू टू डू ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि एनिमल किंगडम तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोगों ने रजिस्टर भरवाए होंगे, है ना। ठीक है। और किसी जमाने में सर मैंने भी ऐसी गलती करी है, मैं 2002-3 की बात होगी, बच्चों का पूरा एक रजिस्टर भरा था फॉर एनिमल किंगडम, और लेकिन हाँ उस समय स्टेट पीएमटीज भी होते थे और ये सब था, तो उस समय ये था कि बहुत तरह तरह के एग्जाम्पल, कहीं से भी कोई एग्जाम्पल उठा के पूछ लेते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम्स में सिर्फ एनसीईआरटी, नथिंग एल्स फॉर एनिमल किंगडम, देखना भी नहीं, नोट्स को देखना भी नहीं उसने, ठीक है। तो सिर्फ उसी के एग्जाम्पल्स वही करने हैं आपने, तो एनीवे तो अब उसको अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी से करोगे तो आई थिंक उसके लिए भी साथ आप 2 दिन में खत्म कर ले जाओगे, है ना। तो कोई चैप्टर छोटा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, छोटा चैप्टर है, आई थिंक इन अ डे यू कैन कंप्लीट इट, तो लाइक दैट विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द चैप्टर, वेट, और आपकी खुद की उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। हो सकता है कि वो चैप्टर आपने पहले जब कराया जा रहा था क्लास में तब ढंग से नहीं किया था, तो मे बी नाउ यू हैव टू पुट अ लिटिल मोर टाइम, तो एट द मैक्स वही 2 to 3 days, है ना। मैम एक बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उनको एक रिप्लाई कर देता हूँ कि कौन से चैप्टर एनसीईआरटी से करें, कौन से बाहर से करें। तो बेटा ये ग्रुप पे आपको अपडेट कर देंगे कि एटलीस्ट ये चैप्टर की लिस्ट है, वो मैम से मैं कंसल्टेंसी लेकर के आपको कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पर हम उस चीज को डिस्कस ना करें, वो आपको मैसेज में मिल जाएगा ग्रुप पे सारी इंफॉर्मेशन, है ठीक ना। है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई विल पास ऑन दैट। और दूसरा एक क्वेश्चन मैम ये आया है कि क्या पेपर आइडियली कितने टाइम में हो जाना चाहिए। तो जो मेरा ओपिनियन रहता है वो ये रहता है कि एटलीस्ट आप पेपर की 2 राउंड कर लें, इस तरीके से आपकी आदत होनी चाहिए कि पहले राउंड में 1 गो में वो क्वेश्चन जो बहुत इजी थे, जो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, एग्जैक्टली, वो हो जाए, और फिर मुझे इतना टाइम मिल जाए कि एक दूसरा राउंड में देख पाऊं उन क्वेश्चन को जो मैं इमीडिएटली नहीं कर पाया। बिल्कुल बिल्कुल, इवन आई गो विद दैट। वो जैसे तो कहते हैं ना, पहला राउंड में आप करते ये नहीं कि आप पूरा पेपर पहले पढ़ रहे हो, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, अरे वाह ये तो आता था, आपने आंसर किया उसे, इधर बबल फिल किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, वो आता था, थर्ड क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं आ रहा है, उस समय पेंसिल से वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, डोंट वेस्ट टाइम, एक क्वेश्चन पे स्टिक मत करो, क्योंकि वो बहुत घातक होता है। और आपने मान लो उस टफ क्वेश्चन में टाइम लगा के कर भी लिया, तो भी उसके भी +4 है और एक आसान क्वेश्चन के भी +4 है। सो तो करते जाओ, बस करते जाओ, और फिर नेक्स्ट राउंड में जब आओगे तब उनपे फिर थोड़ा सोचने का सोचो कि आ रहा है तो ठीक है, राइट। श्योर मैम। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, एंड व्हाट एल्स, है ना। तो ये तो हमारी मेरा मेन था कि भाई प्रैक्टिस करिए अपना, कैसे वो करिए। सो एक तो है फिटनेस, है ना, माना फिटनेस का मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारा फिजिकल फिटनेस नहीं है, इट इज मेंटल फिटनेस ऑल्सो, राइट, कि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में ना जाएं, ठीक है, कि कैसे होगा, तो वही है, इसीलिए
प्लान बनाना जरूरी है, कि स्टडी प्लान बनाना जरूरी है, और आपको उससे पता रहता है कि हमारे पास इतना टाइम है। तो एंड एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग यू कैन मेक इट श्योर कि सुबह मुझे इतने बजे उठ के या ये कल के लिए करना है, तो आप उसके बाद शांति से सोइए। तो देयर इज प्रॉपर, आप खाना पीना छोड़ दिया और खाली पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, बर्नआउट कर जाएंगे। तो और वो ऐसा कितने दिन कर पाएंगे, तो वो नहीं है, एक लंबी रेस का घोड़ा वाली बात है। तो उसके लिए आपका प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप एंड बाकी आप जो अपना स्टडीज कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ये जिम में जाने वाला नहीं है, लेकिन इट इज जस्ट टू गिव यू आइडिया कि आपका फिजिकली भी आपका, क्योंकि आपने पता चला कि पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, एक ही लगातार लगे हुए हैं, पानी नहीं पिया बहुत देर से, है ना। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप एंड एवरीथिंग, ये सारा चलना चाहिए, ठीक है। एंड सो दिस इज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, शॉर्ट ब्रेक्स, ये जो टेक्निक है ये एक्चुअली देयर इज किसी टॉपर ने ही बताई थी कि अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि लगातार आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो एक लिमिट बाद हो सकता है कि दिमाग में चीजें घुस ना रही। तो उन्होंने कहा कि रादर आप 1 घंटे पढ़ो, मे बी 55 मिनट्स पढ़ा या 1 घंटे पढ़ा, उसके बाद 5-6 मिनट का ब्रेक ले लिया, आप उठ के गए, थोड़ा बाहर वरांडे वरांडे में घूम आए, टीवी भी नहीं देखना है, मोबाइल उठा के मैसेजेस नहीं देखने, क्योंकि वो फिर आप माइंड को रेस्ट नहीं दे रहे हो। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब, यू आर रियली गिविंग योर माइंड सम रेस्ट, राइट। तो वो बाहर ग्रीनरी देखो, ग्रीनरी हमेशा जो है बहुत सुकून देती है ना। तो ऑल्दो बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट ग्रीनरी मुझे बहुत पसंद है ठीक है। तो वहां वो और उसके बाद दोबारा आके जैसे तुम बैठोगे तो ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ पाओगे। तो ये जो टेक्निक है ये एक अच्छी टेक्निक है कि आपने पढ़ा, आपको लगता है, तभी देखो जो एजुकेशनिस्ट दुनिया भर के हैं उन्होंने क्यों इस तरह के क्लास टाइम टेबल बनाए होते हैं कि वो 50 मिनट्स की या 55 मिनट्स की 1 आवर की क्लास होती है, उसके बाद घंटी बज जाती है, तो जब तक एक टीचर गया दूसरा आया तो रिफ्रेश हो जाता है बच्चे का माइंड। तो घर में अपना पढ़ने के प्लान के टाइम पे भी आई थिंक ये फॉलो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका ब्रेक का मतलब शॉर्ट ब्रेक का मतलब शॉर्ट ब्रेक, ये नहीं कि वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड ब्रेक हो गया, राइट। सो अगेन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट नॉट टू डू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डू नॉट, क्या नहीं करना चाहिए, इस समय पे कोई भी नया टॉपिक या कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ना करें अपने स्टडी प्लान में। जो आपका इतने जब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके टीचर्स ने बताया है व्हाट इज देयर इन द सिलेबस, इस मोमेंट पर कुछ भी नई किताब लाना, कोई नया तरह से, या आपको कोई आपका फ्रेंड फोन पे कहता है अरे ये चीज तुमने पढ़ी, ये पढ़ा इसके बारे में, और तो बस आप ये एंजाइटी बढ़ गई, आप उसका मैटर कलेक्ट करने लग पड़े। ऐसा भी मैंने बहुत से बच्चों में देखा, और वो रियली दे बहुत लूज भी करते हैं कि अपने टीचर के उनके नोट्स हैं, फिर किसी और जगह पे किसी और टीचर के नोट्स हैं वो ले रहे हैं, और किसी और कोचिंग के नोट्स हैं वो भी इकट्ठा कर लिए। ये सब मल्टीपल करने का कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एक एनसीईआरटी और एक आपके अपने टीचर के नोट्स आई थिंक वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं, मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अब उतना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। एंड सोशल मीडिया जो आज का एक क्या कहते हैं ना, बहुत सबसे बड़ा टाइम वेस्टर है, तो उस पे टाइम स्पेंड नहीं करना। बल्कि मैं तो बच्चों को कहती हूँ कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट ही कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि ना वो बार बार नोटिफिकेशन में मैसेज आएगा, ना आप डिस्टर्ब होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम पे थोड़ा अपने आप को कट ऑफ कर ही लो, ठीक है। और जो आपको इम्पोर्टेंट न्यूज होगी वो आई थिंक आपको पहुंचा दी जाएगी। आप लोग का कुछ अगर यहाँ पे है ना कि एग्जाम से रिलेटेड या कुछ है तो वो तो मिल ही जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आई डोंट थिंक आई नीडेड एट एनी ड्यूरिंग दिस टाइम एट ऑल, राइट। एंड कोई भी चीज, प्रोक्रास्टिनेशन एक सबसे बड़ा इशू होता है, जो हम कहते हैं ना चलता है, कल कर लेंगे, हो जाएगा, वो लास्ट मिनट के लिए कोई भी चीज नहीं छोड़नी है कि अरे छोटा सा तो इसको बाद में कर लेंगे।
वो बात कभी नहीं आता, और कई बार वो रह ही जाता है और पता चला उसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, है ना। तो वो चीज कोई भी नहीं छोड़नी है इस तरह की। तो आपका जो रिवीजन है, गेम प्लान है, वो पूरा हो जाना चाहिए टाइमली, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी इस समय पे कोई भी रिस्क ना लें। आपका जो स्टडी रूटीन है वो सडनली चेंज ना करें। जैसे कुछ लोग होते हैं वो देर रात तक पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं अर्ली राइजर्स होते हैं, सुबह 4 बजे उठ के फिर वो पढ़ते हैं। आपको लगा कि नहीं, आपका दोस्त तो ऐसा करता है, मैं भी वैसे ही करूं। डोंट चेंज दैट, क्योंकि आपकी एक रूटीन जो बन चुकी है उसको इस मोमेंट पे आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। और चेंज करना भी नहीं चाहिए। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, आप अच्छा पढ़ रहे हो, आप अच्छे टेस्ट कर रहे हो, तो गो विद इट। डोंट ब्रिंग इन एनी चेंजेस एट दिस मोमेंट ऑफ द टाइम। एंड ऑफ कोर्स अपना जो एग्जाम का टाइम है, उस टाइम में भी अपने आपको, जैसे अब तो दोपहर का टाइम में एग्जाम होता है ना, तो उस टाइम पे दोपहर का खाना खा के सोने की आदत ना रखो उस समय पे, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे। तो उस टाइम पे बल्कि आप अपने जो मॉक टेस्ट करते हो वो उस टाइम पे करो। जो एक्चुअल एग्जाम का टाइम है, नीट एग्जाम का टाइम है, उस टाइम पे आप अपने मॉक टेस्ट लगाया करो, ताकि योर ब्रेन इज चार्ज इवन ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, राइट। So I think more or less any other questions you can certainly go ahead with it. एक क्वेश्चन यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर हम्म, मान लो कोई चैप्टर जो मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, या मैंने अभी हम्म, अभी तक पढ़ा ही नहीं था, तो अब मैं हाँ क्या हाँ हाँ। उस चैप्टर में क्या कर लूं? आप देखो, अभी तक बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था तब तो सिर्फ एनसीईआरटी है ना उसमें, क्योंकि आप नोट्स भी उठाओगे कोई फायदा नहीं है, बहुत बड़े बड़ा होगा। जस्ट लिफ्ट द एनसीईआरटी, एक बार तो एक रीडिंग उस चैप्टर की लगाओ, फिर उसके बाद जस्ट गो थ्रू दी क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कई बार क्या होता है ना कि आप बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो उस चैप्टर से क्या है, क्योंकि आपके पास हो सकता है बुक्स भी हो जहां पे नीट के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, है ना। ऐसी बुक्स होती हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम से अब तक क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। क्योंकि कई बार होता है कि आप उस चैप्टर से डर रहे हो और आपने उस पर टाइम भी लगाया, लेकिन एक्चुअली तो उसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं बड़े सीधे से टिपिकल से ही आते हैं, राइट। तो उन क्वेश्चंस के बेसिस पर टेक्स्ट पढ़ो, देखो कि भाई क्या क्या चीजें हैं, उतना तो हम मास्टर कर लें, क्योंकि ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या। क्योंकि इवन टेकिंग द टेस्ट इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ये मत सोचो कि जो हम टेस्ट करें वो कोई एक्स्ट्रा चीज है, नॉट एट ऑल। तो कई बार हो सकता है कि आप एक बार टेस्ट उस चैप्टर का क्वेश्चंस को उठाओ उससे पहले से, डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया कि क्या क्या आता है, एंड देन वो वाला पार्ट हमने एनसीईआरटी से क्लियर कर लिया। आई थिंक दैट विल हेल्प। श्योरली मैम। एक क्वेश्चन है दैट एक एक चैप्टर पर डे प्रिपेयर करें, और अगर कुछ भूल जाते हैं, हम पढ़ लिया है कि एक चैप्टर पर डे कर रहे हैं, पर एक वो जो फीलिंग आती है कि यार वो चीज मैं भूल गया, तो मेरा जो नए चैप्टर पढ़ने हैं उसमें से ध्यान हट जाता है और ऐसा लगता है उस चैप्टर को वापस कर लूं। तो इस चीज को मतलब ये मुझे लगता है जो फीलिंग है मेरी कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, वी आर ह्यूमन। बट ऐसा नहीं है कि हम भूले हैं, हमको 90% चीजें याद है, हम उसके लिए हैप्पी नहीं है, लेकिन कोई एक चीज नहीं आ रही उसको शायद एक बर्डन बनाकर बैठ जाते हैं। तो वो यस, सिंपल है बिल्कुल। कि बहुत वो आपको स्टिक कर रहा है तो आप उसको देख करके आगे बढ़ जाए, दैट्स इट। लेकिन अपना जो शेड्यूल या प्लान है उसको आप वर्क। उसको डिस्टर्ब नहीं करें उस दिन का जो आपका प्लान है, क्योंकि वो डिस्टर्ब करोगे तो अगले दिन का प्लान भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए उसको। क्विकली एक बार अगर आपको नहीं शांति मिल रही है, एक बार क्विकली देख लो। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि सिंस हम लोग इतनी देर से, मैं बार बार नर्वस सिस्टम की बात कर रही हूँ, तो हमारा जो ब्रेन है ना, आई होप ऑल ऑफ यू, दिस इज बियॉन्ड एनसीईआरटी, बियॉन्ड दिस सिलेबस, बट फिर भी बता रही हूँ, हमारा राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन वाली बात होती है। हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं हम डायरेक्टली उसको इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि आपका राइट ब्रेन शांत बैठा है। एंड यू वेरी वेल नो, है ना, कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट कर रहा है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को, राइट। तो सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारी आपकी राइट ब्रेन में जाके स्टोर हो रही है।
वहीं से आप रिकॉल करते हो एक्चुअली। तो आपको उस समय लग रहा है कि आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर अगर आप नहीं भी उधर वापस उस चैप्टर को खोलोगे, ये वाला करते रहोगे, तो सडनली लाइक अ स्पार्क आपको याद आएगा कि अरे ये तो यही बात तो थी, अरे ये तो पढ़ाई था, ये बिल्कुल याद आएगा। ठीक है, क्योंकि दैट इज ऑल दैट इज स्टोर्ड इन योर राइट साइड। ओके, सो जस्ट गिव इट अ लिटिल टाइम, यू विल गेट टू इट। एक क्वेश्चन है मैम कि एनसीईआरटी से बाहर का कोई चैप्टर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करें? छोड़ दो भाई, मेरा तो यही है, क्यों जबरदस्ती उस पे आप फोकस कर रहे हो? छोड़ दो, क्योंकि रिस्क लेकर -1 लेना तो कोई फायदे की बात नहीं है, मैम छोड़ना एक बेटर है। क्वेश्चन ये भी है कि पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं, तो क्या हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करें या हम जो अपनी प्रिपरेशन है उसको एज अ फुल लेंथ पेपर ट्राई करें, जो प्रीवियस 5 6 7 8 साल के पेपर है, विच इज अ बेटर वे कि हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करके देखें या हम फुल लेंथ टेस्ट की तरह से पिछले सालों के पेपर्स को करें? इसमें एक्चुअली देखा जाए तो दोनों चीजें हैं, क्योंकि इनिशियली जब आप रिवीजन कर रहे हो, एक एक चैप्टर कर रहे हो, तो आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और टुवर्ड्स द एंड, जब आपका अभी ये मार्च हो गया, अप्रैल का टाइम आएगा, है ना, अप्रैल में, तब आप पर डे एक एक फुल लेंथ टेस्ट करो। फुल लेंथ टेस्ट, चाहे वो पीवाईक्यू है, मॉक टेस्ट है, ऐसे, या उनको ऑल्टरनेट कर लो, वो उस तरह से करना है। लेकिन शुरू में तो हमें पार्ट सिलेबस करना ही पड़ता है, पार्ट पेपर करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वो चैप्टर कंप्लीट होगा अपने आप में। ओके, एक क्वेश्चन ये भी आया मैम कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट करें या एक ही सब्जेक्ट करें या 3 सब्जेक्ट करें, समथिंग लाइक दैट। तो जो मेरा ओपिनियन है बेटा, मैं वो भी रख देता हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट करते हो तो वो मच बेटर है, क्योंकि बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट लेकर चलोगे तो उसमें तुम लिबर्टी ले लेते हो टाइम की कि पूरा दिन तो है, अभी चलो तो 1 घंटा ये कर लेते हैं या 2 घंटा वहां घूम के आ जाते हैं, फिर कर लेंगे। तो 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट आप लो कम से कम, तो एक हाँ। रिफ्रेशमेंट भी होता है, मोनोटोनी भी नहीं होगी। दैट बिल्कुल, इज और नॉर्मली उसमें ऐसा करना चाहिए कि एक बायोलॉजिकल सब्जेक्ट और एक फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स में, या है ना। केमिस्ट्री। हाँ, फिजिक्स एंड बिल्कुल। जोलॉजी कर लिया, एक दिन केमिस्ट्री एंड बॉटनी कर लिया, ऐसे पेयरिंग बना के करना चाहिए। इवन आई फील दैट। प्रांशु, ये जो क्वेश्चन है आपका कि एक टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा, ये एंटायरली पर्सन टू पर्सन होती है ना? क्योंकि किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी पहले से तय नहीं होती है। ऐसा होता तो फिर सब कोई एक ही तरीके से चलता। तो आई थिंक ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपको स्कोरिंग अपनी बढ़ानी है, दैट्स इट। हाउ टू डील विथ नेगेटिव पीपल, बेटा छोड़ो ना यार, नेगेटिव पीपल के बारे में मत सोचो, छोड़ो। और हम जुअलॉजी स्पेसिफिक बातें ज्यादा पूछे मुझे लगता है, बजाय इन जनरल के, क्योंकि उसके लिए एक जनरल स्ट्रैटेजी सेशन एग्जाम का अलग से रख लेंगे। पर जुअलॉजी स्पेसिफिक में चाहता हूँ कि मैम से जितना बेनिफिट आप ले लो, दैट इज मच आई थिंक नीडेड दिस टाइम, क्योंकि मैम बहुत बिजी रहती है और इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये चांस बार बार नहीं मिलता है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर डायग्राम्स, बेटा डायग्राम्स मैम डायग्राम बनाने को तो आते नहीं है, तो फिर आप क्या हाँ, डायग्राम का सिर्फ एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए हैं उनकी लेबलिंग वे सब देखनी है, वो भी। लेकिन अभी लास्ट 2-3 ईयर से डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, उससे पहले बहुत आया। एंड आई थिंक वो एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स एग्जॉस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी हमारी जो एनटीए टीम है। लेकिन हाँ, फिर भी आप देखो एनसीईआरटी पलटते हो तो उसका डायग्राम तो आपको सामने दिख ही रहा होता है ना, तो बस उसमें क्या लेबलिंग है, उसके नीचे क्या लिखा है, कि वो किस चीज का डायग्राम है, उतना तक तो आई थिंक बार बार आप एनसीईआरटी इतनी बार पलटी होगी कि आता ही होगा, है ना। इससे ज्यादा को तो करना ही नहीं है। मैम एक क्वेश्चन है, क्या विटामिन की इतनी डिटेल जो लिखवा दी गई है वो सब कुछ पढ़ना जरूरी होती है? कतई नहीं, हम, क्योंकि विटामिन्स पे भी किसी जमाने में बहुत क्वेश्चन आते थे, अब बिल्कुल नहीं आते। मैम एक क्वेश्चन आया कि एआर को कैसे अप्रोच करना चाहिए? एआर का देखो, सीधा सा मेरा तो ये मानना है कि आप जब एजर्शन पहला स्टेटमेंट पढ़ते हो तो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो ही मत पहले।
सेकेंड स्टेटमेंट आप खुद सोचो कि अगर इस स्टेटमेंट को मुझे आगे बता करना है, सो दैट या बिकॉज, तो क्या आएगा, एंड देन यू रीड दैट रीजन, एंड अगर वही रीजन आ रहा है तब तो फिर आपका आंसर आ रहा है कि भाई ये उसका एक्सप्लेनेशन है और सही है। और इसीलिए मैंने कहा ना, एनसीईआरटी की जब आप रीडिंग कर रहे होते तो एनसीईआरटी में जैसे स्टेटमेंट लिखा है, एक स्टेटमेंट गया, उसके बाद बिकॉज के बाद नेक्स्ट पार्ट आया, उसी को वो दो टुकड़े में तोड़ देते हैं, तब वो वन आंसर वाला क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज वो अगर दोनों स्टेटमेंट अनरिलेटेड हैं या एक गलत है, वो वाला तो पार्ट आसान होता है, सिर्फ पहला पार्ट ही डिफिकल्ट होता है जहां पे इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जो वन चॉइस नॉर्मली आती है। तो उसके लिए यही तरीका है, उसके लिए यही तरीका है कि आप जो है एजर्शन पढ़ें, और मतलब तरीका यही, मतलब वो तो आगे क्या आएगा वो अलग बात है, एजर्शन पढ़ें। आपका अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो एज अ रीजन आपके खुद से मन में आ जाएगा कि यहाँ पे ये आना चाहिए, और वो आ रहा है तो योर आंसर इज वन। आदित्य, मुझे लगता है मैम ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि एनिमल किंगडम में शॉर्ट नोट मतलब एनसीईआरटी सिर्फ कर लो तो एनसीईआरटी अपने आप में एक तरह का शॉर्ट नोट ही है। डोंट इंडल्ज इनटू डिटेल्स ऑफ द नोट्स। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब उसमें और कुछ शॉर्ट किया जाए तो फिर तो हम कुछ ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, एनिमल किंगडम में सिर्फ, और उसी एग्जाम्पल्स भी सिर्फ एनसीईआरटी के, और बाकी तो उन्होंने हर फाइल दिया है, ये छोटा छोटा पैराग्राफ ही दिया है, आई थिंक तो वो इजी है हर एक के लिए। एक ये पैथोजेनिक डिजीज और ह्यूमन डिजीज में एक तो वो डिजीज है जो एनसीईआरटी में दी है, बट बहुत सारी दूसरी डिजीजेस हैं जो पास्ट में पूछी गई है। तो क्या वो करंट ट्रेंड है कि एडिशनल डिजीजेस पे भी फोकस किया जाए, या एनसीईआरटी में जो डिजीजेस हैं उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ा जाए? देखो, मेजॉरिटी तो आप एनसीईआरटी पे ही रखो, फोकस रखो, लेकिन अब वहां पे वाइल डूइंग अदर चैप्टर्स, जब आपको जैसे नर्वस सिस्टम कराया गया होगा तो आपने थोड़ा सा नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ लिया, है ना। आप जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पे थे, या आप जब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपने हार्ट फेलियर या कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ा है, तो वो आप ये सोच के चलो कि आपने डिजीजेस पढ़ी है, बेशक आपने उस चैप्टर में नहीं पढ़ी है, बट इन डिफरेंट अदर चैप्टर्स आपने वो डिजीजेस पढ़ी हैं, तो वो ही कंपाइलेशन हो जाता है। एक साल मैंने देखा था, जो कि रिसेंट ईयर्स में से अगर मैं मानूं, अगर 2018 या 19 में, जिसमें उसमें दे दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून, तो अब उसमें दो डिजीज के नाम ऐसे आ गए थे जो एनसीईआरटी के बाहर थे, जैसे विटिलिगो एंड सोरियासिस, लेकिन वहीं पे एल्जाइमर इतना क्लियर कट था। एल्जाइमर क्योंकि आपने पढ़ा होता है, आई थिंक कहीं ना कहीं बॉटनी में भी नाम आता है कि भाई फॉरगेटफुलनेस है, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑटो इम्यूनिटी, राइट। तो वहां पे आप बाकी दो आपको नहीं भी पता है तो भी आप एलिमिनेट करके अल्जाइमर मार्क कर सकते थे। तो अगर कोई एक डिजीज का नाम बाहर से आ भी गया तो आई थिंक आप उसको एलिमिनेट कर पाओगे, तो उसके वजह से टाइम मत वेस्ट करो। सो आई विल स्टिल से फोकस जस्ट ऑन द एनसीईआरटी। When frequent tests will happen, how to revise subject बिफोर ईच टेस्ट। बेटा ये चीज ना, अपने पुरानी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस तुमको होना चाहिए। हर बार हर टेस्ट का पूरा सिलेबस तुम पढ़ पाओगे, हो सकता है इतना टाइम ना मिले, जबकि टेस्ट की फ्रिक्वेंसी अब लास्ट में बढ़ जाएगी। तो अपने पुरानी चीजों पे कॉन्फिडेंट होकर के आगे खेलो। ऐसे डरते रहोगे तो फिर तो प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट तक भी कभी पूरी नहीं होगी। सो आई थिंक कि इस डर से ओवरकम करना पड़ेगा आपको। मैम आप इस पे कुछ बताना चाहेंगी अगर? नहीं, ये तो सही बात है सर, क्योंकि अगर हर बार फिर काका काका से शुरू कर रहा, तब तो कभी कभी पहुंचेंगे नहीं, कभी तो पूरा होगा ही नहीं। तो आपने जो पढ़ा है, वही मैंने कहा ना कि आपके राइट ब्रेन में चीजें स्टोर्ड हैं, आपको रिकॉल करना है उसे। तो आप ये मत सोचो कि आप फिर से पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, रीड करोगे तभी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ अब उसको स्किम करना है, यानी कि सुपरफिशियली मेन जो आपने हेडलाइंस मार्क कर रखी हैं या कुछ चीजें आपने हाईलाइट कर रखी हैं, उनको ही रीड करना है। आई थिंक उतना सफिशिएंट होना चाहिए आपके लिए। फिर एक और थॉट मैम ये आया है कि
अगर रेगुलरली टेस्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ डाले जा रहे हैं तो शुड वी रियली बॉदर इट, या जो मेरा ओपिनियन है वो ये कहता है कि उसको ठीक है, आप एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, आपको भी पता है ये एनसीईआरटी से नहीं है, अगर मैटर ऑफ चांस है ये वहां या आ गया और आपको याद है तो ठीक है, आप अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज लीव इट। मतलब बहुत ज्यादा पैनिक मत हो आउट ऑफ द हाँ एनसीईआरटी चीजें रिटेन करने के लिए। हाँ, उसमें टाइम मत वेस्ट करो, आपने देखा, देख के छोड़ दिया, दैट्स इट। इवोल्यूशन जैसे चैप्टर कैसे रिवाइज करें, उसको कैसे याद रखें? एवोल्यूशन तो एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्चुअल है, और उसमें क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो एक तो ह्यूमन एवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें भी देखो एनसीईआरटी में मुश्किल से 1-1.5 पैराग्राफ है। आई थिंक यू कैन इजीली मास्टर दैट। एंड बाकी थ्योरी पर हो जाता है, डार्विन का थ्योरी पर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ पर आ जाता है, यही मेन है। इसके अलावा जो उसमें बड़े बड़े चार्ट्स हैं, डायनासोर वाला या प्लांट एवोल्यूशन वाला, देखने में ही वो बच्चा डर जाता है, लेकिन उसमें से अभी तक तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। सो और वो मुझे नहीं लगता कि आएगा भी। तो आई थिंक आप उसी पे फोकस करिए, खाली ओरिजिन ऑफ लाइफ का एक पन्ना है हमारा एनसीईआरटी में, अगर हम देखें वो है, ह्यूमन एवोल्यूशन वाला पार्ट है, एंड सर्टेनली थोड़े बहुत कभी क्वेश्चन डार्विन वाला, और डार्विन वाले पोर्शन में से तो आई थिंक सर आपका कुछ पार्ट रिपीट होता है इकोलॉजी में भी, जी है जी। ना, तो वही वही वाले वो सिमिलर क्वेश्चन ही होते हैं जो उनके आते हैं। मैम एक ये भी है कि ड्रग्स वाले टॉपिक में क्या कुछ बाहर से आ जाता है थोड़ा बहुत, या उसी के अराउंड रहे हम, एनसीईआरटी के अराउंड? प्रेजेंट सिनेरियो में तो एनसीईआरटी के अराउंड ही हो, वो अब नहीं आ रहा है वैसा बाहर से, है ना, उसी में और से आ रहा है। एनिमल हस्बेंड्री भी आई थिंक एनसीईआरटी को ही फोकस। हाँ, अब उसमें भी देखो टीचर्स ने बहुत सारे काव, बफेलो, बकरी, घोड़ा, सबकी ब्रीड्स लिखाई होती हैं। अब कहाँ क्वेश्चन आता है ब्रीड्स पे? कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट पर आता है, दैट इज इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, है ना, कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, सीधा सा आंसर आपका आउट क्रॉसिंग बनता है। सिर्फ ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, मोएट है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, बस वही है आपके लिए जिनको आपको करना है। दिलेश मैम ने बहुत क्लियरली बात बोली अभी कि यू नीड टू फोकस अराउंड द एनसीईआरटी, तो बहुत ज्यादा आप बार बार उसी चीज को हम नहीं करें, है ना, कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हर चीज याद रखनी है क्या, एज पर योर कंफर्ट आपको जितना याद हो जाए उतना लेकर चलो, क्योंकि मैम बता रहे हैं कि उसमें से बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि उसी में से कोई पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे और उसमें से पूछेंगे। इतना टाइम एग्जामिनर के पास भी नहीं होता, वो कुछ मुझे लगता है कि वो ऐसे, और ऐसे में थोड़ा सा रेडी भी रहो मेंटली, यार ठीक है अब एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया तो वी विल स्किप इट, है ना, अपनी प्रिपरेशन इतनी एक्यूरेट रखो कि ये एक या दो क्वेश्चन जो इधर उधर के आते हैं वो आपके सिलेक्शन को ना हिला पाए, दैट्स इट। क्योंकि ऐसे तो आप परेशान ज्यादा होगे कि मुझे ये भी पॉइंट याद नहीं रह रहा, ये भी नहीं रह रहा, तो परेशान नहीं होना है, आप जितना रिलैक्स होकर के कैरी ऑन करोगे वही मुझे लगता है कि हेल्प करेगा। मैम एम आई करेक्ट? यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एवोल्यूशन भी इतना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ना कि बच्चा उससे डरता है, लेकिन एक्चुअली द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें वो डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। और तो और अब प्रेजेंट टाइम्स में 3 क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चंस तक तो आ जाते हैं फिर भी, बट लेकिन वो वही होते हैं जो मेनली एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उन्हीं में से हैं। ओके। एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैम जो हार्मोनल रोल है, तो वो शायद कोई स्टूडेंट खुशी का कहना है कि वो इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर क्या उसको हमें करना चाहिए?
उसको एक्चुअली आंसर्स करने के लिए, जैसे अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्वेश्चन आता है या पार्चुरेशन का क्वेश्चन आता है, तो उनको आंसर करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एंड आई थिंक जब आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा तो जरूर बताया गया होगा कि भाई कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है ना, तो वो क्वेश्चन जरूर होते हैं उसमें। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया है, तो उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आई वुड सर्टेनली से। एंड आई थिंक वो आपके टीचर्स ने कराया होगा आपको, तो तो मैम उतना जी आप कर लेते हो तो ठीक है। हाँ जी जी मैम, ये कुछ एक बच्चों का कंसर्न आ रहा है। मैंने हालांकि इनको बोला है कि यू कीप योर प्रिपरेशन कंप्लीट। नई एनसीईआरटी प्रिंट आ रही है, उसमें कुछ चैप्टर जो हैं वो डिलीट हुए हैं कोविड के नाम पर। तो क्या वो हम्म, नीट से भी हट गए हैं? तो आई थिंक कि नीट से तो कुछ भी नहीं हटा है, जो नहीं। प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसमें सारी चीजें हैं। हम्म, तो हाँ नीट से नहीं हटा है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए उन्होंने करा था, वही है बस। और अभी एनटीए का आप सिलेबस देखिए, अभी तो वही है, कोई चेंज नहीं करा है उन्होंने। फॉर फुल मार्क्स हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिस? बेटा, फुल मार्क्स इस बात पे डिपेंड करेंगे पेपर का स्टेटस क्या था, तुम्हारा मेंटल स्टेटस क्या था, और उस समय आपके रिफ्लेक्सेस कितने स्ट्रांगली वर्क कर पाए। सो डोंट ऑलवेज थिंक कि फुल में से फुल लाना जरूरी है। मुझे लगता है इम्पोर्टेंट ये है जो करके आऊं वो बहुत बेहतरीन और अच्छे तरीके से मैं करके आऊं, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उस चक्कर में ना आप बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए फिर आप क्या करोगे कि गलतियां करने लग जाओगे। तो आप जो करो वो बहुत अच्छे से करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बजाय ये कैलकुलेट करने के कि मैं तो भिड़ाऊं नहीं, मैं तो फुल आउट ऑफ फुल ही लेकर आना है मुझे। हाँ क्योंकि कई बार कोई कोई एक आध क्वेश्चन भी ऐसा ट्रिकी होता है। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल, एक साल ऐसा हुआ था कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन था जो कि एक्चुअली गलत था। एंड उसको जिस अगर वो क्वेश्चन बाद में हटा दिया, मतलब नीट एग्जाम में हटा दिया। और लेकिन उसमें जिसने भी उसको अटेम्प्ट किया उसको तो मार्क्स मिल गए, जिसने नहीं अटेम्प्ट किया उसको कुछ नहीं मिला उसमें। तो उस वजह से जस्ट दो बच्चे थे जिनकी रैंक एक की फर्स्ट एक की सेकंड हुई थी, बाकी सारे उनके बराबर नंबर थे। तो ये तो एक रेयर चीज होती है, अदरवाइज बायो में तो अभी तो लास्ट 2-3 ईयर से तो मैं नहीं देख रही कोई क्वेश्चन हमारा कैंसिल हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। सही आ रहे हैं क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, अगर आपको ट्रिकी लगता है, आपको आंसर की क्लैरिटी नहीं आ रही, इट इज बेटर नॉट टू आंसर, राइट। और अभी भी मैंने किसी का देखा चैट में, एनिमल टिश्यूज के लिए भी दिया था। एनिमल टिश्यूज भी एनसीईआरटी बेसिकली, क्योंकि देखो टिश्यूज का भी, क्योंकि हिस्टोलॉजी अपने आप में पूरा बहुत बड़ा ब्रांच है। वो तो जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आप हिस्टोलॉजी पढ़ पढ़ के परेशान हो जाओगे। लेकिन अभी के लिए एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी, ठीक है ना, उतना आपका पर्पस सर्व करेगा। ओके, सो आई थिंक बेटा हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया मैम का, और लगातार मैम जवाब भी दे रही है, और मैक्सिमम हमने कोशिश करा एरिया कवर करने का। फिर भी कोई अगर पर्सनल नोट किसी का रह जाता है तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट विद मैम एंड कम टू यू। तो आई थिंक मैम को हमें रिलीव करना चाहिए थोड़ा सा, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन मैम ले लेते हैं। अर्थवर्म, कॉकरोच, इनको लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा पजल्ड रहते हैं, तो should हाँ। they give much time to preparation of those things? एक्चुअली सिलेबस वाइज तो सिर्फ कॉकरोच है सिलेबस में, ठीक है ना। तो कॉकरोच पे एक क्वेश्चन आता है, हर साल आ ही रहा है, वो भी एनसीईआरटी से ही आ रहा है। एज फार एज फ्रॉग एंड अर्थवर्म है, तो ऑफिशियली वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, एक क्वेश्चन अर्थवर्म पर आ गया था। दैट वाज सिंपली उसके फर्स्ट सेगमेंट को लेकर। तो आई थिंक जब आपके लेकिन वो एक रैरिटी है। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप ओवर श्योर होना चाहते हो, तो एनसीईआरटी का एक रीडिंग ले सकते हो, और उन दोनों टॉपिक्स का भी, फ्रॉग एंड अर्थवर्म का। अदरवाइज सिलेबस वाइज सिर्फ कॉकरोच करना है, ठीक है। इट इज वेरी क्लियर आंसर, इससे ज्यादा क्लियर आंसर नहीं मिलेगा बेटा, है ना। और बायोग्राफी ऑफ साइंटिस्ट पे भी पढ़ना चाहिए। रौनक एक बार पढ़ो, क्योंकि मुझे याद है रामचंद्रन प्लॉट ये वर्ड यूज कर लिया था,
जो कि वही सेल चैप्टर से पहले दिया हुआ है, और स्टूडेंट ने जिन्होंने छोड़ दिया था उस चीज को, तो एक बार रीड कर लो, जो भी कंफर्टेबली आपको याद रह जाए उतना आप याद रखें। ऐसा नहीं हर बारीक डिटेल में फोकस करो कि कौन सा ईयर में कौन सा प्राइज, कौन सी यूनिवर्सिटी, ये सब नहीं। एक मेजर एरिया जो उन्होंने काम करा है एटलीस्ट वो आप दिमाग में रखो, तो इतना भी करोगे तो दैट विल हेल्प यू लॉट। So I think we have done enough and अब मैम को हम रिलीव करेंगे। और स्टूडेंट आप बने रहना, कुछ नोटिस आपको और फॉरवर्ड करने हैं, तो मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लूंगा, उससे ज़्यादा नहीं लूंगा। तो मैम को हम रिलीव कर देते हैं। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रियली मतलब बहुत बेनिफिट मिला, और एक होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है कि ठीक है, अब हम जो सोच रहे थे, एक ऐसे टीचर ने जो नेशनल लेवल पे, इनफैक्ट इंटरनेशनली भी लोग अब तो जान रहे हैं आपको, तो अगर उससे हमने ये सुन लिया तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है। और इन सभी स्टूडेंट के बिहाफ पर, मार्क्स ये कहीं भी हो, ये स्टूडेंट बहुत बढ़िया है मैम, हमारे बहुत सिंसियर हैं और सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, मतलब फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। एंड दिस इज व्हाट कि डेफिनेटली आगे भी हम आपसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट विल एक्सपेक्ट टाइम टू टाइम आपका गाइडेंस भी मिलता रहे इस तरीके से, तो बहुत हेल्प हमारे बच्चों को हो जाएगी। certainly sir, certainly, and it was really nice और बहुत बच्चे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे एंड आई एम रियली थैंकफुल, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ। and I really want to thank you sir also for giving me this opportunity. So ठीक है, and with this I will wish everybody all the best. ठीक है, और आप लोग के जो हम लोग टॉपिक वाइज प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, वो भी सर्टेनली आई विल शेयर इट विद सर सो दैट सर कैन पास इट ऑन टू यू, राइट? Thank सो you so much, ma'am. राइट Pleasure राइट is all ours. मतलब हम लोगों का मतलब really we are lucky to have you at our platform. So thank you so much, ma'am. It's so nice of you. आपने time निकाला. Surely I will get connect to you. या For यस something यस if it is required. Definitely I will be back to you. Thank you so राइट much, ma'am. राइट ओके, सो Okay. बाय बाय, Bye गुड नाइट bye. एवरीवन, Thank you, ma'am. थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, इतने पेशेंस के साथ आपने पूरा पेशेंटली सारा सुना, आपको डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। और अब जो वर्ड आपको एक मिले हैं, आपके बहुत सारे क्वेरीज क्लियर हो गई, तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना बेटा, हैप्पीली सब चीजों को लीड करो। और कुछ चीजें जो अनाउंस करनी थी कि ये सेमिनार की सीरीज में, एक्सपर्ट सेमिनार की सीरीज में पहला सेमिनार था हैदराबाद से नारायणा इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट में मैम आशा सिंह मैम हैं, उनसे केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली मैं टाइम ले रहा हूँ। थोड़ा सा होली के इमीडिएटली बाद उनका एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का प्लान है। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से आपको अगर अच्छा लगा है, आपका बेनिफिट हुआ है, तो डेफिनेटली मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो हमको चीजें इतनी बेनिफिट नहीं हुई है, तो मैं डेफिनेटली आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बाकी कुछ चीजें हैं कि मेडिमैथ आपके साथ खड़ा है, हमने कुछ एक ऐप भी बनाई है जिसकी लिंक मैं यूट्यूब पे भी आपको दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दूंगा, जहाँ पे बहुत सारा फ्री वीडियो मटेरियल लेक्चर्स भी हैं, आपके क्वेश्चन कंटेंट भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और कुछ अभी हम एक चीज लेकर आए हैं कि क्रैश कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर रहेगी, कि एक क्रैश कोर्स जो कॉम्प्रहेंसिव क्रैश कोर्स है वो चल रहा है, किसी को अगर ज्वाइन करना है, बेनिफिट लेना चाहता है, और एक फास्ट क्रैश कोर्स 45 डेज का वो भी लॉन्च होगा। तो इट्स ऑन यू, कोई आपको फोर्स नहीं है, बट बहुत सारी चीजें फ्री भी हैं। और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी मैं टेलीग्राम पे डालूंगा चीजें, कि आप जो बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारी क्लास ले लीजिए, या ये पर्टिकुलर पार्ट है ईटीसी नहीं समझ में आता रेस्पिरेशन का, या हार्मोन को कैसे वर्क करें, तो उस पे डेफिनेटली कुछ लेक्चर्स मैं सबके लूंगा, कोई उसका चार्ज नहीं होगा। तो आप कनेक्ट रहिए हमारे साथ, और भी इस तरह के सब्जेक्ट एक्सपर्ट और डेफिनेटली आपको लेकर आते रहेंगे, राइट?
So thank you so much. Thank you for your support and thank you for being here. It's really good to see you. इतने सारे स्टूडेंट सिंसियरली आए. हम और मिल करके काम करते हैं. आगे फिर मिलेंगे आपसे. So good night and thank you. Bye bye. Take care of yourself. अपना बहुत ध्यान रखो और बहुत मेहनत करो. Bye bye.